Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Here in this video, I will discuss Chapter 17 from the book Fundamental of Agriculture, Arun Katan Volume 1. And the chapter number 17 is Soil Colloids and Silicate Clay Minerals. So before starting the video, I request you all to subscribe this channel and like and share this video more and more. Before starting the chapter, I have question for you which is based on the previous chapter. And the question is, moisture equivalent was given by Briggs and McLean, and it was assumed that it represents moisture held under dash with pH value 2.54. क्वेश्चन ये है कि जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है वो ब्रिग्स एंड मैक्लियन ने दिया है, और मॉइस्चर इक्विवेलेंट के टाइम पे जो मॉइस्चर होल्ड होता है सॉइल में वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट है यहाँ पे उसकी पीएफ वैल्यू भी दी है, यू नो व्हाट इज पीएफ वैल्यू, और मॉइस्चर इक्विवेलेंट की जो पीएफ वैल्यू है दैट इज़ 2.54। सो होप सो कि आपको इस वैल्यू से भी आंसर पता चल गया होगा। वेल ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पे ए PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी अवेलेबल वाटर, सी कैपिलरी वाटर, ऑप्शन डी फील्ड कैपेसिटी। तो जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट है उसमें जो वाटर होता है वो किस चीज़ को डिपिक्ट करता है। कमेंट योर राइट आंसर इन द कमेंट सेशन। Now here we start this chapter. Chapter is soil colloids and silicate clay minerals. So यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे दो पार्टिकल्स हमको डिस्कस करने हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड क्ले पार्टिकल्स. The colloidal particle size is less than 1 micrometer whereas clay particle size is less than 2 micrometer. तो ये यहाँ पे clearly mentioned है colloidal particles का size and the other one is clay particles जो होते हैं उनका size. तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनमें से जो कि इसका साइज़ लेस देन 2 माइक्रोमीटर है, तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ क्ले पार्टिकल्स जो हैं दे पजेस कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़, यानी उनमें कोलॉइडल पार्टिकल्स वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे हमें दो चीज़ों का डिफरेंस समझना होगा. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कोलॉइड्स एंड द अदर थिंग इज़ क्रिस्टलॉइड्स. कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स में क्या फ़र्क है ये यहाँ पे हमको समझना है. कोलॉइड्स डू नॉट फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन. जो कोलॉइड्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते, वेयर एज क्रिस्टलॉइड्स फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है तो क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं दे फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन, वेयर एज जो कोलॉइड्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते. तो इसलिए माना जाता है कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो एक हेट्रोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, वेयर एज क्रिस्टलॉइड्स फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन और यू कैन से अ होमोजीनियस सॉल्यूशन. After that, the one another important difference between the colloids and crystalloid is that जो colloids होते हैं they remain suspended in water. यानी suppose you have a water in this jar, तो यहाँ पे जो colloids होते हैं ये water में dispersed रहते हैं. Means they are not dispersed, they are suspended in water. ये water में suspend रहते हैं and they are not form any kind of precipitate. ये किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन जो है फॉर्म नहीं करते. प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाते हैं. तो ये जो प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट है ये कोलॉइड्स के केस में नहीं होता. तो जो कोलॉइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, उनमें पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं, वो किसी तरह का प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं करते. इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो किसी भी तरह की मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते. जैसे फॉर एग्जांपल पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ज़्यादा पोरस होती है, उससे सॉल्वेंट्स पास हो सकते हैं, लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं ये पास नहीं हो पाते. जबकि जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं जो कि होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं ये पार्चमेंट पेपर से या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ईजिली पास हो जाते हैं. सो ये जो डिफरेंस है क्रिस्टलॉइड्स के बीच में और कोलॉइड्स के बीच में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. आफ्टर दैट यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है ब्राउनियन मूवमेंट. उससे पहले हमको यहाँ पे एक टर्म डिस्कस करना है, व्हाट इज सोल एंड व्हाट इज जेल. तो सोल जो होता है वो सॉलिड पार्ट जो होता है दैट इज रिफर्ड एज सोल. सोल स्टेट मीन्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. तो जब सॉलिड जो होता है वो वाटर में सस्पेंड रहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोलॉइड्स थे, कोलॉइड्स जो होते हैं वो वाटर में सस्पेंड रहते हैं, इसका मतलब हम उसको बोलेंगे कि वो सोल स्टेट में है. और जेल का मतलब होता है व्हेन इट गेट बैक टू द सॉलिड स्टेट, जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में वापस जाएंगे उसको हम बोलेंगे जेल, और सस्पेंड फॉर्म में रहते हैं दैट इट इज रिफर्ड एज सोल. द नेक्स्ट थिंग इज
ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, और इतना ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को हिट करते हैं, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो जिगजैग जो होता है जिगजैग वे में मूव करने लग जाते हैं, लाइक दिस। एक पार्टिकल्स यहाँ था, इसने इस पार्टिकल को हिट करा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, हिट करने के बाद ये यहाँ पे जाएगा, मूव करेगा, और ये पार्टिकल वापस इसको हिट करेगा। तो ये जिगजैग टाइप का जो मोशन होता है बहुत फास्ट होता है, इसी को कहा गया है ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। द माइन्यूट पार्टिकल्स इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मोशन है। एज ऑल द पार्टिकल्स कैरी लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इनमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। रिपेल एंड वन अनदर एंड रिकॉइल ऑन कंट्रैक्टिंग द अदर पार्टिकल इन द सिस्टम नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। इसको ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहा गया है, बिकॉज जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था। तो साइंटिस्ट के नाम पे ही ब्राउनियन मूवमेंट कहलाया ये। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। अब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हम फॉर्म करते हैं उसमें पार्टिकल का साइज कितना रहता है, और ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल साइज है वो कितना रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है उसमें पार्टिकल का साइज कितना होगा, 1 माइक्रोन टू 1 मीटर माइक्रोन। दैट इज, अगर इसको मीटर में देखें तो ये होता है 10 की पावर 10 रेज़ टू पावर -6 से लेकर 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। इतना मीटर जो होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज रहता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज बहुत जो होता है थोड़ा बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स, यानी क्रिस्टलॉइड्स वाले जो पार्टिकल्स होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है जैसे मिल्क जो होता है इज अ कोलॉइडल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो कैसा होता है, लेस देन 1 मीटर माइक्रोन, यानी वो छोटे होते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है डिफरेंस। अगेन जो क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स होते हैं उनका डिफरेंस, यानी जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है, और जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। एग्जांपल्स याद रखना, कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो एग्जांपल है लाइक मिल्क इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स। एंड आफ्टर दैट जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल जो सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइक सॉल्ट इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज शुगर इज़ एडेड विद वाटर, तो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है या फिर सॉल्ट विद वाटर, ये जो है ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन colloids and crystalloids. After that the next important thing is clay minerals. clay minerals को हमने ऑलरेडी एक चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, दैट इज़ जो हमने चैप्टर पढ़ा था रॉक्स वाला, रॉक्स एंड इट्स वेदरिंग। वहाँ पे हमने मिनरल्स क्या होते हैं वो पढ़ा था, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिनरल्स हैं वो रॉक्स ही होते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स के ही बने होते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन है यहाँ पे कि जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल अकरिंग, इनऑर्गेनिक होते हैं, मीन्स देयर इज़ नो कार्बन, इनऑर्गेनिक होते हैं। अ मिनरल इज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सरफेस विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी मिनरल्स जो होते हैं नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, याद रखना, और उनकी कुछ एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी हर एक मिनरल की कंपोजिशन स्पेसिफिक होगी, उसका कुछ अलग ही डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टर्स उसमें होते हैं। क्ले मिनरल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क होता है, प्राइमरी वो होते हैं जो डायरेक्ट मोल्टन मटेरियल से फॉर्म होते हैं, जो मोल्टन लिक्विड होता है। जैसे जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो ये वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो भी मोल्टन लार्वा निकल के बाहर आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। वो ठंडा होगा उसके बाद सॉलिड बन जाएगा, इसी को बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स बनने के बाद अगर उनमें कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं, फर्दर चेंजेस कैसे होते हैं, ड्यू टू वेदरिंग या सम मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, यानी कुछ टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होने की वजह से जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हमने बोला नाम सेकेंडरी टाइप ऑफ मिनरल। तो प्राइमरी के फर्दर चेंज होने से सेकेंडरी मिनरल बनता है, और प्राइमरी जो होते हैं ये पहले से ओरिजिनेट खुद से होते हैं। तो पहले जो मोल्टन लार्वा था उससे जो रॉक्स बने, लाइक
जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में रॉक्स में पढ़ा था कि इग्नियस रॉक फॉर्म होता है, फिर इग्नियस रॉक से फर्दर हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। तो प्राइमरी मिनरल्स वही होते हैं जो फर्स्ट इनिशियली ओरिजिनेट होते हैं खुद से, और उसके बाद उनमें अगर किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो वो बनते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। So here guys you can see some examples of primary minerals. Primary minerals के जो important examples हैं, that is first one is feldspar, then second one is mica and the last figure is hornblende. ये जो तीनों हैं ये तीनों बहुत ही important primary minerals हैं। The amazing thing about the primary mineral is that they are anhydrous in nature. मीन्स जब प्राइमरी मिनरल्स ओरिजिनेट होते हैं, यानी जो मैग्मा होता है, मॉल्टन मटेरियल होता है, वो कूलिंग और सेडिमेंटेशन के बाद जब हार्ड हो जाता है, दैट इज़ प्राइमरी मिनरल्स, और उसमें किसी भी तरह का वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं होने के कारण ही हम इसको एनहाइड्रस बोलते हैं। तो प्राइमरी मिनरल्स जितने भी होते हैं वो एनहाइड्रस होते हैं नेचर में। सबसे पहला हम जो फेल्ड्स्पर है इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करा है। जो फेल्ड्स्पर होता है इट इज़ अबाउट 48% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ क्रस्ट का 48% जो है वो फेल्ड्स्पर होता है। एंड वी ऑल नो दो तरह के फेल्ड्स्पर हमने पढ़े थे, पोटैश फेल्ड्स्पर होते हैं, ठीक है। जो पोटैश फेल्ड्स्पर होते हैं वो एसिड इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ लाइम फेल्ड्स्पर या लाइम सोडा फेल्ड्स्पर, जो कि बेसिक इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इनमें वेदरिंग जो है उसका रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा देखा गया, यानी ईजिली वेदर नहीं हो पाते। सेकेंड कैटेगरी जो है सेकेंड टाइप है दैट इज़ माइका। माइका जो इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मिनरल है, दो तरह की माइका हमने डिस्कस करे थे, पोटैश माइका विच इज़ जनरली वाइट इन कलर एंड द अदर कैटेगरी इज़ मैग्नीशियम माइका विच इज़ ब्लैक माइका। तो दो तरह के माइका होते हैं, और माइका जो होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, इट इज़ अबाउट 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो फेल्ड्स्पर जो हैं ये 48% होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, और माइका जो होते हैं सिर्फ 10% ही होते हैं। इनमें वेदरिंग भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट देखा गया है, इनकी वेदरिंग भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। थर्ड वन इज़ द हॉर्नब्लेंड। ये हॉर्नब्लेंड जो है ये भी इंपॉर्टेंट प्राइमरी मिनरल है, और इसकी वेदरिंग जो है कम होती है। इसमें जो वेदरिंग है वो जल्दी हो जाती है, और इसका रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ लीस्ट रेजिस्टेंट। हॉर्नब्लेंड हैविंग लीस्ट रेजिस्टेंट, तो लीस्ट रेजिस्टेंट होने के कारण इट इज़ easily weathered. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं मैं आपको बता दिया। इसके बाद सेकेंडरी मिनरल्स का जो नेचर होता है तो वो कैसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकेंडरी मिनरल्स जो होते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है, तो दैट इज़ वाई इनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रस होता है। क्योंकि प्राइमरी मिनरल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, मैंने बोला था वेदरिंग होती है या मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसके दौरान पानी उसमें आ जाता है। पानी आने के कारण इनका नेचर हाइड्रस होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सेकेंडरी मिनरल्स के बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कॉलिनाइट। कॉलिनाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि सेकेंडरी मिनरल्स का है। नीचे जो दिया है दैट इज़ मोंट मोरिलियोनाइट, देन आइलाइट, देन लिमोनाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ सेकेंडरी मिनरल्स एंड दे आर हैविंग हाइड्रस टाइप ऑफ नेचर, जबकि प्राइमरी मिनरल्स का अनहाइड्रस नेचर होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स दैट इज क्रिस्टलीन एंड अमॉर्फस। ये हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इस चैप्टर में हमको क्ले के बारे में डिस्कस करना है, क्ले के साथ डील करना है, और क्ले का जो नेचर है वो हमको पता होना चाहिए कि क्ले का जो नेचर है वो क्रिस्टलीन नेचर होता है। क्रिस्टलीन का मतलब क्या होता है, विच इज़ हैविंग अ शेप साइज, जिसका एक प्रॉपर शेप या साइज होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीन। तो क्ले जो होती है हमारी इट इज़ हैविंग क्रिस्टलीन टाइप ऑफ नेचर। अब अमॉर्फस जो है नेक्स्ट टर्म, अमॉर्फस का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमस होती है, हाँ ठीक है, हमारी सॉइल पे ऊपर एक लेयर होती है, ऑर्गेनिक लेयर, दैट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस जो होती है अमॉर्फस नेचर की होती है। अमॉर्फस आप फिगर में भी देख रहे हैं, अमॉर्फस में क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल अपार्ट हैं, एक दूसरे से दूर हैं, एंड दे आर नॉट फॉर्मिंग अ प्रॉपर शेप एंड साइज। तो अमॉर्फस मतलब ही यही होता है कि अगर कोई पार्टिकल है कि या कोई सब्सटेंस अगर प्रॉपर शेप या साइज़ नहीं है उसका, दैट इज़ वो अमॉर्फस होता है। और किसी का अगर प्रॉपर शेप साइज़ है यानी वो क्रिस्टलीन है, क्रिस्टलीन नेचर का होता है। एंड द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलीन इज़ क्ले, और जो अमॉर्फस कंडीशन होती है उसका एग्जांपल है ह्यूमस। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी इज़ द कंपोजिशन ऑफ क्ले। क्ले का जो कंपोजिशन है वो कैसा होता है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की क्ले हम देख सकते हैं कि क्ले जो है वो दो तरह से फॉर्म होती है। द फर्स्ट वन इज़ द
सिलिकेट क्ले एंड अनदर वन इज सिस्की ऑक्साइड क्ले। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिलिकेट क्ले आर मेनली फॉर्म और मेड अप ऑफ सिलिकेट्स ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी अलग अलग सिलिकेट से बनती है तो वो कहलाएगी सिलिकेट क्ले। लेकिन जब क्ले प्रिपेयर करते हैं या फिर क्ले को बनाया जाता है एल्यूमिनियम या आयरन ऑक्साइड की हेल्प से, तो आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से जो क्ले प्रिपेयर करी जाती है दैट इज नोन एज सिस्की ऑक्साइड क्ले। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्ले, द फर्स्ट वन इज सिलिकेट क्ले एंड अनदर वन इज सिस्की ऑक्साइड क्ले। अब ये जो क्ले है, पहले हम देखते हैं सिलिकेट क्ले के बारे में। सिलिकेट क्ले आर मोर कॉमन इन टेम्परेट रीजन, यानी जो टेम्परेट रीजन होते हैं लाइक जहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट होता है, जहाँ पे टेम्परेट फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, जस्ट लाइक इंडिया की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब टेम्परेट रीजन्स होते हैं। तो यहाँ की जो सॉइल होती है दे आर सिलिकेट क्ले, जबकि सिस्की ऑक्साइड्स की जो क्ले होती हैं दे आर नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, ह्यूमिड ट्रॉपिकल, उन एरियाज़ में ज़्यादा जो सॉइल होती हैं दे आर सिस्की ऑक्साइड क्ले। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज मिसल्स। मिसल्स को माइक्रोसेल कहा जाता है। ये होता है क्या है? मिसल्स क्या होता है? बहुत ही छोटा क्ले का जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, ठीक है, दीज आर माइन्यूट सिलिकेट क्ले कोलाइडल पार्टिकल्स। बहुत छोटे माइन्यूट फॉर्म में जब सिलिकेट क्ले पार्टिकल्स होते हैं और इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसल्स वही होते हैं जो बहुत छोटे क्ले पार्टिकल्स होते हैं और इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं मिसल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इन्हीं को हम मिसल्स या माइक्रोसेल्स कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज मैनी पॉजिटिव चार्ज आयंस और कैटाइंस आर अटैच्ड टू द मिसल्स एंड फॉर्म आयनिक डबल लेयर विच इज़ नोन एज हॉलमैंड्स लेयर। फिगर में हम देख सकते हैं कि जो हमारे नेगेटिवली चार्ज मिसल्स होते हैं उन पे क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज आयंस की एक लेयर बाहर से डेवलप हो जाती है। और ये पॉजिटिव चार्ज आयंस कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है, जब उसमें वाटर ऐड करते हैं तो एट दैट टाइम बहुत सारे जो कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो सब एक्टिव हो जाते हैं और वो मिसल्स के सरफेस में आके अरेंज हो जाते हैं सरफेस पे आके, and they form a layer which is known as ionic double layer और Hallman's double layer. After that यहाँ पे दो लेयर और फॉर्म होती हैं, गनी लेयर एंड स्टर्न लेयर। ये क्या होते हैं? A large number of water molecules are carried by adsorbed cations, यानी बहुत सारे adsorbed cations क्या करते हैं? उस मॉलिक्यूल्स पे आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Since most of them are definitely hydrated and are known as stern layer, तो जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टर्न लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर कैरिड बाय द एडसॉर्ब कैटायंस। तो जो एडसॉर्ब कैटायंस होते हैं बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे लेकर आ जाते हैं और जो कि हाइड्रेट लेयर फॉर्म करते हैं विच इज नोन एज स्टर्न लेयर। देन सम सिलिकेट क्ले इन एडिशन होल्ड न्यूमरस वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज कैटायंस पैक्ड बिटवीन द प्लेट्स। यानी जो सिलिकेट क्ले की लेयर होती है, सिलिकेट क्ले में वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, बहुत सारे कैटायंस भी वहाँ पे पैक हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ गनी लेयर। तो गनी लेयर में क्या है कि सिलिकेट क्ले में वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे कैटायंस को होल्ड करके एक लेयर फॉर्म करता है, फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज गनी लेयर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसिड नेचर ऑफ क्ले। अब क्ले का जो नेचर है वो सिर्फ एसिड होता है? नो, क्ले का जो नेचर है वो बेसिक भी होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एसिड नेचर कैसे होता है और बेसिक नेचर कैसे डेवलप होता है। द क्ले बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज अटैच्ड बाय एंड शिफ्ट टू मोस्ट पॉजिटिव एनोड लाइक एसिड रेडिकल्स इन एन इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। तो जब भी हम क्ले को एक इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में रखते हैं तो वी ऑल नो कि जो क्ले है वो नेगेटिवली चार्ज है। अभी हमने देखा था मिसल्स फॉर्मेशन में देखा था कि क्ले के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सो ड्यू टू दिस इट वांट्स टू अटैच विथ पॉजिटिव चार्ज एनोड्स। तो नेगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज एनोड्स के संग कंबाइन होगा। ठीक है, देयरफॉर क्ले समटाइम रिफर्ड एज क्ले एसिड। इसके लिए इसी चीज़ को हमने नाम दिया क्ले एसिड। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है, ह्यूमिड रीजन की कंडीशन क्या होती है, उसके बाद एरिड रीजन की कंडीशन क्या होती है। ह्यूमिड रीजन्स में बेसिकली जो कैटाइंस बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं सॉइल में, दैट इज हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम। ये दो ही कैटाइंस होते हैं जो ह्यूमिड रीजन में बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं एंड दिस इम्पार्ट्स अ एसिडिक रिएक्शन टू द सॉइल सॉल्यूशन। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो सॉइल सॉल्यूशन है उसमें एसिडिक नेचर डेवलप हो जाता है, एसिड सॉइल्स कहलाती हैं। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम प्रीडोमिनेट्स इन द क्ले कॉम्प्लेक्स एज इन द ह्यूमिड रीजन
एंड दे आर नोन एज एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्ले और एसिड क्ले। तो एसिड क्ले जो है किसकी वजह से डेवलप हो रही है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की वजह से डेवलप हो रही है, दैट इज वाई एसिड क्ले का दूसरा नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्ले। ये बात थी हमारे ह्यूमिड रीजन की। अब नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे एरिड रीजन की। सेकेंड कैटेगरी है एरिड रीजन में क्या होता है। ह्यूमिड रीजन में हाइड्रोजन एल्यूमिनियम देखा जा रहा था, लेकिन एरिड रीजन में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की बजाय यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एल्यूमिनियम देयर इज प्रेडोमिनेंसी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे हाइड्रोजन एल्यूमिनियम की बजाय यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं। एंड दे मेक द नेचर मोर और लेस न्यूट्रल। इनकी वजह से जो नेचर है वो न्यूट्रल की तरफ बन जाता है क्ले में, और इसको बोलते हैं कैल्शियम क्ले। इसके बाद क्या होता है, व्हेन पर्कुलेशन इज कंसिडरेबली लिमिटेड, अगर पर्कुलेशन कम होगा, एरिड रीजन में अगर पर्कुलेशन कम होता है, सोडियम सॉल्ट्स एक्यूमुलेट ऑन द सॉइल सरफेस। तो सोडियम सॉल्ट्स जो हैं वो सरफेस में आ जाते हैं, वो प्रीडोमिनेट करेंगे इन प्लेस ऑफ कैल्शियम। अब जो सॉइल होगी वो क्या बन जाएगी, सोडियम कैल्शियम क्ले। ये कंडीशन कब आएगी, जब पर्कुलेशन कम होगा। सोडियम कैल्शियम क्ले सॉइल एक्सिबिट एल्कलीन रिएक्शन, और सोडियम कैल्शियम क्ले का जो नेचर है वो थोड़ा बेसिक हो जाएगा, एल्कलीन टाइप की रिएक्शन यहाँ पे शो होती है। इसके बाद नीचे जो बॉक्स है यहाँ पे दिए रखी है कंडीशन कि ह्यूमिड रीजन है तो एरिड रीजन है, तो कौन से टाइप के कैटाइंस वहाँ पर प्रीडोमिनेट कर देंगे। तो ह्यूमिड रीजन में जो प्रीडोमिनेट कर रहे थे, हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन ही वहाँ पे प्रीडोमिनेट करते हैं, बट इन केस अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का पर्कुलेशन कम रहेगा तो कैल्शियम भी वहाँ पे प्रीडोमिनेट करेगा। उसी तरह एरिड रीजन में हमने देखा था कि एरिड रीजन में हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम और सोडियम भी होता है। ओके, तो ये सारे जो हैं ये प्रीडोमिनेट करते हैं एरिड रीजन में। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एड्सॉर्प्शन और एबिलिटी टू फ्लोकुलेट इन द सॉइल कोलाइड्स। तो सॉइल कोलाइड्स में कौन सा कैटाइन सबसे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन करता है और सबसे कम एड्सॉर्प्शन कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्डर है ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है एड्सॉर्प्शन की वो होती है एल्यूमिनियम में, और सबसे कम स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है सोडियम में। ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम जिसमें होती है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो सीरीज़ है उसमें अल, हक, का, मक, का, ना, ये याद रखना है, यानी एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेश एंड सोडियम। ये सारी जो सीरीज़ है इसमें किसका ऑर्डर घट रहा है ऐसे इसमें याद रखना है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम और सबसे लीस्ट है सोडियम का। सोडियम जो होता है रिजल्ट्स इन द डिस्पर्स कंडीशन इन द सॉइल कोलाइड्स, ये जनरली डिस्पर्स्ड कंडीशन में रहता है। और Ba++ क्या करता है, फ्लोकुलेट्स इन द सॉइल कोलाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्क्यू ऑक्साइड्स। तो अभी हमने सिस्क्यू ऑक्साइड को डिस्कस करा था कि सिस्क्यू ऑक्साइड कैसे फॉर्म होती हैं। तो दो हमने देखा था कि आयरन और एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड की वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है दैट इज सिस्क्यू ऑक्साइड्स क्ले। इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देखते हैं। Under the heavy rainfall conditions, soils are generally leach out of the bases and their place is taken up by the hydrogen ions in the clay complex. तो heavy rainfall की वजह से जितने भी सॉइल में बेस प्रेजेंट होते हैं वो तो सब नीचे लीच आउट हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। When the hydrogen ion exceed by certain limits, silicate material in the soil act upon it. We all know सिलिकेट मटेरियल प्रेजेंट होता है क्ले सॉइल में। अब ये सिलिकेट मटेरियल क्या करेगा, अब हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो एक्सीड करेगा, तो सिलिकेट और हाइड्रोजन इनके बीच में रिएक्शन होगी, और उनके बीच की भी जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, फ्री सैलिसिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अभी जो फ्री सैलिसिक एसिड है इसकी वजह से एसिडिटी प्रोड्यूस होगी, पर ये जो है सॉल्युबल है और लीच आउट हो सकता है ईजिली। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये तो लीच आउट हो गया, यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन हाइड्रोक्साइड्स ही बचेंगे यहाँ पे। तो देखा गया है कि जो सिलिका कंटेंट है वो तो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सैलिसिक एसिड लीच आउट हो जाता है तो सिलिका भी कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो सिस्क्यू ऑक्साइड्स हैं उनका कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम की जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाएंगी, रह जाएंगी, तो सिस्क्यू ऑक्साइड का कंटेंट जो है वो सॉइल में इंक्रीज हो जाता है। सच क्ले इज रिफर्ड एज सिस्क्यू ऑक्साइड्स क्ले। सिस्क्यू ऑक्साइड क्ले में बेसिकली आयरन, एल्यूमिनियम या फिर टिलियम ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होती हैं। सिस्क्यू ऑक्साइड क्ले डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन।
जनरली जो क्ले सॉइल्स होती हैं उनकी प्लास्टिसिटी कोहेजन होता है, लेकिन सिस्की ऑक्साइड एक ऐसी सॉइल क्ले सॉइल्स हैं जिनमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी और कोहेजन प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है। इनका बेस एक्सचेंज भी कम होता है, फर्टिलिटी भी कम होती है। इसके अलावा द फॉस्फोरस इन सॉइल इज टाइड अप विद आयरन एंड एल्यूमिनियम। सॉइल में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो भी आयरन और एल्यूमिनियम के संग अच्छे से बाइंड होकर फॉस्फेट फॉर्म करता है। द नेक्स्ट थिंग इज सिलिका एंड सिस्की ऑक्साइड रेशियो। ये जो रेशियो होता है सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सिलिका और सिस्की ऑक्साइड के एक रेशियो होता है। जनरली जो रेशियो होता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ मोलर रेशियो। इसको हम मोलर रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जो रॉक्स होते हैं ओरिजिनल रॉक्स का जो सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो होता है दिस इज 6। ये 6 होता है। इसके बाद जब इनसे सॉइल फॉर्म होती है तो सॉइल के टाइम पे जो फॉर्मेशन के टाइम पे इसकी वैल्यू हो जाती है इस रेशियो की, दैट इज़ 1.25 to 3.6। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक्स के केस में 6 होता है, उसके बाद रॉक से जैसी सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है तो ये जो रेशियो है वो रिड्यूस हो जाता है। रिमेंबर दिस, जैसे जैसे सॉइल पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन हो जाते हैं तो ये जो रेशियो है वो रिड्यूस होता रहेगा। आई मीन टू से दैट जैसे क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल का रेशियो लिटिल बिट हाई होता है बिकॉज क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, जबकि जो कोर्स सॉइल्स होती हैं, कोर्स सॉइल्स का जो पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, इसी कारण इसका जो रेशियो है इसमें वो कम होता है। तो क्ले सॉइल का रेशियो जो है वो हाई होता है और कोर्स सॉइल्स जो होती हैं, जो लाइट सॉइल्स होती हैं, उनका रेशियो लो होता है। तो यहाँ पे बॉक्स में वैल्यूज़ भी दी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक सॉइल्स के केस में जो सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो होता है इट इज़ 3 to 4.3, ऐश ग्रे और ब्लैक सॉइल्स में मोर देन 2.5, और जो रेड और ब्राउन सॉइल्स होती हैं उनमें ये वेरी करता है 2 to 2.5, और लेटराइट सॉइल्स में ये लेस देन 1.33। सो दिस इज़ द रेशियो। और ये जो रेशियो है हाई होता है क्ले सॉइल्स में और लो होता है कोर्स लाइट सॉइल में। अगर रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो हाई होता है तो इसका मतलब क्या होता है, बेस एक्सचेंज ज़्यादा होगा, हाइग्रोस्कोपिक फील्ड कैपेसिटी ये सब ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी जनरल रहती है। आफ्टर दैट दो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिप्साइट एंड जियोथाइट। जिप्साइट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जियोथाइट का मतलब है आयरन हाइड्रोक्साइड, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं सॉइल्स में। रिमेंबर दिस, जिप्साइट एंड जियोथाइट। उसके बाद एक टर्म आता है एलोफेन। एलोफेन क्या होता है, ये एमॉर्फस सिलिकेट मिनरल होता है। एमॉर्फस अभी हमने पीछे डिस्कस करा था व्हाट इज़ एमॉर्फस एंड व्हाट इज़ क्रिस्टलीन। तो एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका प्रॉपर शेप साइज नहीं होता, दैट इज एमॉर्फस। और जो एलोफेन होता है ये एक एमॉर्फस कंपाउंड होता है विच इज़ पोलली डिफाइंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, इसको पोलली डिफाइंड एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट होता है किन सॉइल्स में, वॉल्केनिक सॉइल्स में। यानी जो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो सॉइल्स फॉर्मेशन होता है उन सॉइल्स में एलोफेन देखा गया है, एंड इट इज़ हैविंग हाई कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कैटाइंस। तो ये कैटाइंस को एब्जॉर्ब करने की इनमें कैपेसिटी जो है, क्षमता जो होती है इनमें ज़्यादा होती है। रिमेंबर दिस इज एलोफेन। एलोफेन क्या है, एक एमॉर्फस कंपाउंड है, इसको पोलली डिफाइंड एल्यूमिनियम सिलिकेट कहा गया है। वॉल्केनिक ऐश जो सॉइल्स होती हैं वो वहाँ से डेवलप होती हैं एलोफेन, इनमें कैटायन एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा देखा गया है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सिलिकेट क्ले मिनरल्स। अब जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं वो कैसे कंपोज्ड होते हैं, जनरली जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसमें या तो एक इंडिविजुअल लेयर प्रेजेंट होती है या फिर कोई क्रिस्टल यूनिट प्रेजेंट होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो फेमस एग्जांपल है सिलिकेट क्ले का, दैट इज़ फाइलोसिलिकेट। फाइलो का मतलब जो होता है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लीफ, यानी फाइलोसिलिकेट्स क्या होती हैं, ये एक लीफ लाइक या फिर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। द सिलिकेट क्ले यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट शीट्स। याद रखना है सिलिकेट क्ले में अल्टरनेट शीट्स होती हैं। किसकी अल्टरनेट शीट्स होती हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। अल्टरनेट शीट्स कंपोज्ड ऑफ प्लेन ऑफ मिनरल कैटाइन सराउंडेड बाय एंड लिंक्ड टुगेदर बाय प्लेन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वन टाइप ऑफ शीट इज डोमिनेटेड बाय सिलिकॉन या SI, ठीक है, एंड अनदर इट इज डोमिनेटेड बाय एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। यानी यहाँ पे दो तरह की शीट्स प्रेजेंट होती हैं। हमने बात करी अल्टरनेट तरीके से वो शीट्स जो हैं प्रेजेंट रहती हैं। अल्टरनेट का मतलब है पहले
सिलिकॉन शीट्स होंगी, देन उसके बाद एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन की शीट्स प्रेजेंट होंगी। ये होता है अल्टरनेट तरीका। तो दो शीट्स यहाँ पे हमको डिस्कस करनी है, सिलिकॉन डोमिनेटेड और एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम डोमिनेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे है सिलिका डोमिनेटेड शीट्स आर नोन एज टेट्राहेड्रल। जो सिलिका में डोमिनेट करती हैं शीट्स उनको टेट्राहेड्रल कहा गया है बिकॉज कि उनके जो चार साइड्स होती हैं, यानी चार साइड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। सो दैट इज़ वाई टेट्राहेड्रल, यानी बिकॉज ऑफ 4 साइड कॉन्फ़िगरेशन। तो सिलिकॉन जो डोमिनेटेड शीट्स हैं दे आर नोन एज टेट्राहेड्रल, और जो शीट्स एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में डोमिनेट करती हैं दे आर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा मीन्स होता है 8, तो यहाँ पे क्या होती हैं 8 साइड्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। Si4 पॉजिटिव सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन है दैट इज व्हाट टेट्राहेड्रल है, एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बाय द 6 हाइड्रोक्साइल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो रिमेंबर दिस कि यहाँ पे 2 शीट्स हमने डिस्कस करी हैं जो कि सिलिका में डोमिनेट करती हैं, और अनदर वन इज जो डोमिनेट करती हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में। अब ये जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाली शीट्स हैं, ऐसा तो नहीं यहाँ पे कि दोनों एलिमेंट्स साथ में प्रेजेंट हों। एक शीट एल्यूमिनियम की अलग होगी और मैग्नीशियम की शीट्स अलग होती हैं। जिस शीट में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है दैट इज रिफर्ड एज डाई ऑक्टाहेड्रल, उसको हमने नाम दिया है कि वो क्या है, डाई ऑक्टाहेड्रल होता है। और जिसमें मैग्नीशियम शीट्स डोमिनेट करती हैं, यानी वो शीट जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, दे आर नोन एज ट्राई ऑक्टाहेड्रल। तो डाई ऑक्टाहेड्रल और ट्राई ऑक्टाहेड्रल याद रखना है। द 2 Al3 पॉजिटिव आयंस हैव सेम चार्ज एज द 3 Mg2 पॉजिटिव आयंस, यानी जो 2 एल्यूमिनियम का चार्ज है और जो 3 मैग्नीशियम आयंस का चार्ज है वो सेम रहता है। द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल शीट्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट क्ले। तो सिलिकेट क्ले का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो यही होता है। ये 2 शीट्स होती हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल शीट्स आर डोमिनेट इन द सिलिकॉन मटेरियल एंड ऑक्टाहेड्रल शीट्स में octahedral sheets are those sheets which are dominated by the aluminium and magnesium. If aluminium is present then it is referred as dioctahedral. If magnesium is present then it is known as trioctahedral. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर भी इन शीट्स का। दिस वन इज टेट्राहेड्रल, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 4 साइड्स हैं, सेंटर में सिलिकॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। 4 साइड्स हैं दैट इज वाई टेट्राहेड्रल। यहाँ पे सेंटर में दूसरे फिगर में क्या है, ऑक्टाहेड्रल मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम होगा तो इसका नाम हमने पढ़ा था ट्राई ऑक्टाहेड्रल, और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है तो रिफर्ड एज डाई ऑक्टाहेड्रल।